अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 37 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है इसकी। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वही हम लेट लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई हो गया xy अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें अब क्वेश्चन में क्या कहा है? लेंथ को रिड्यूस कर दो 5 यूनिट। तो हमने लेंथ क्या है x माइनस 5 कर दिया। और ब्रेथ को क्या करना है? इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो ब्रेथ को हमने क्या कर दिया? x प्लस 3 कर दिया। ठीक है, लेंथ को हमने क्या करा? -5 और ब्रेथ को क्या कर दिया? हमने इंक्रीज कर दिया 3 से। तो क्या हुआ हमारा? इक्वल्स टू में क्या हो गया? जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और वो कितना है? xy, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो रिड्यूस हो गया 9 यूनिट और वो 9 यूनिट क्या हो गया हमारा? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व होके xy 3x माइनस 5y माइनस 15 और ये हो गया xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो गया। यहाँ हमारा क्या बचा? 3x माइनस 5y इक्वल्स टू में 15 उधर जाके माइनस 9 से कितना हो गया? 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब इक्वेशन सेकंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे। उसमें क्या कहा है? लेंथ इंक्रीज हो गई 3 यूनिट, यानी x प्लस में 3। ब्रेथ कितने इंक्रीज हो रही है? 2 यूनिट, यानी y प्लस में 2। x प्लस में 3, y प्लस में 2 और उसका फ़र्क क्या पड़ा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे कितना पड़ा? बढ़ गया हमारा कितना? 67 से। अब वही सेम जैसे हमने पीछे अभी करा था, xy 2x हो गया 3y और ये हो गया 6 इक्वल्स टू में xy प्लस में 37। xy से xy कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा? 2x प्लस में 3y, ये इधर जाके क्या हो गया? 61। इक्वेशन सेकंड। अब सेम हम जैसे अभी इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं वैसे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करा इक्वेशन फर्स्ट को बाय 3 से एंड इक्वेशन सेकंड को बाय 5 से, देन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 18, 10x प्लस में 15y इक्वल्स टू में 305। ये हमने अपनी कैलकुलेशन करी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 19x इक्वल्स टू में 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 17। 19 से इसको डिवाइड करने पे हमारा कितना आया? 17। x की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ x की वैल्यू डालेंगे तो 17 इंटू में 3 कितना हो गया? 51 माइनस 5y इक्वल्स टू में 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो हमारी लेंथ भी निकल गई और ब्रेथ भी निकल गई। हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इतनी बार आ चुके हैं क्वेश्चन। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब हमें फाइंड करने के लिए क्या गया है? स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड। जिसकी स्पीड फाइंड करने के लिए कहा है उसी को हम लेट ले लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई? बी y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ इस बोट इन डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन की तरफ जा रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी? x प्लस में y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एग्जाम्पल के लिए समझ लो जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं सीढ़ियों में तो हम फटाफट चले जाते हैं, यानी हमारी स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अपस्ट्रीम और ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? थोड़ा स्लो जाते हैं तो उसमें हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। एक तरीके से हमने याद करने का तरीका बना लिया इसको। ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो गई? x प्लस वाई और स्पीड ऑफ इस बोट की अपस्ट्रीम में क्या हो गई? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमारा डिस्टेंस और टाइम का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कितना जा रहा है? डिस्टेंस कितना? 13 किलोमीटर। किस में? अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में क्या है? स्पीड x माइनस वाई प्लस अब 44 किलोमीटर कितने जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। कितना डिस्टेंस है? 44। स्पीड कितनी है उसकी डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई इक्वल्स टू में कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहा है वो? इन 10 आवर्स में। ठीक है,
अब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और कितने आवर्स में जा रहा है, 13 आवर्स में। इक्वेशन सेकंड। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर, इसको हम क्या कर देंगे, हम लेट मान लेंगे, क्योंकि ये इतना बार बार इसको रिपीट करके ऐसे लिखना थोड़ा टफ बैठता है लिखने का, इसलिए हमने पूरा 1 अपॉन में एक्स वाई को पी ले लिया, एंड 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई को क्या ले लिया, क्यू ले लिया। तो हो जाएगा 30p प्लस 44q इक्वल्स टू में 10, ये हो जाएगा 40p प्लस 55q इक्वल्स टू में 13। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन थर्ड की बाय 4 और इक्वेशन 4 की बाय 3, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सेम वही अभी तक जैसे हम अपनी अभी सॉल्यूशन सॉल्व जो करके आए हैं इक्वेशन, सेम वैसे ही हमने इसको भी सॉल्व किया है। बार बार इतना बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू आ गई और क्या कहते हैं हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, उसमें आप क्यू की वैल्यू पुट करके तो पी की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब पी और क्यू क्या था, ये हमारा था 1 अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 5, एक्स वाई की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई की इक्वल्स टू में 5, एक्स प्लस वाई कितना आया हमारा, एक्स प्लस वाई आया था 11। हम इन दोनों को भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 8 आई, वाई की वैल्यू 3 आई, स्पीड ऑफ बोट हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पी और क्यू की जो वैल्यू फाइंड हुई थी वो तो पी और क्यू की हुई थी, बट हमें किसकी फाइंड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, वो क्या हमारा एक्स एंड वाई। इसलिए हमने पी और क्यू में हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी हमें फिर फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें दो बार इक्वेशन सॉल्व होती हैं इसमें। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब लार्जर टैप कितना टाइम ले रहा है और स्मॉलर पाइप कितना टाइम ले रही है, वो हमें फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है वही हम लेट ले लेंगे इसमें। Let the time taken by the smaller pipe to fill the tank be x hours. Time taken by the larger pipe x minus 10 hours. क्यों, ये हमने कैसे निकाला, स्मॉलर पाइप में से स्मॉलर पाइप का अगर हमें पता होगा टाइम, तो x स्मॉलर से क्या कर रहा है, वो लार्जर वाला क्या ले रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है। अगर इसके घंटे हैं x तो उसमें से हम 10 घटा लेंगे तो वो लार्जर पाइप ले रहा है, क्योंकि ये बड़ा पाइप है कम टाइम लेगा और ये स्मॉलर पाइप है ये ज़्यादा टाइम लेगा। कॉमन सेंस ही बात है। पार्ट, अब हम ये इतने घंटे में फिल कर रहा है x आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1 अपॉन में x। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर पाइप इन 1 आवर। लार्जर पाइप भी इतना कर देगा 1 घंटे में, 1 अपॉन में x माइनस 10। गिवन दैट द टैंक कैन बी फिल्ड इन 9 3 अपॉन में 8। इसको हम फ्रैक्शन में सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो कितना होगा, 75 अपॉन में 8 आवर्स बाय बोथ दी पाइप्स टुगेदर। तो हर 1 घंटे में अब ये कितना पार्ट फिल कर रहा है, 1 अपॉन में x, और ये कितना कर रहा था, 1 अपॉन में x माइनस 10। अब ये दोनों पाइप मिलके कितने घंटे में, तो 1 घंटे में कितना फिल कर देंगे, इसको भी अपोजिट 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 75। अब इसमें हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया। 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू में 8 अपॉन में 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसमें आप देख लेना, ये सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में क्या बचा, ये बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर जैसे हमने 9th क्लास में सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, फिर एलसीएम में ब्रेक करके देखेंगे हम किस तरीके से हमारा पेयर बन रहा है कि हमारा 115x आ जाए। 115x कैसे आ रहा है, 100 इंटू में 15, तो 1500 के फैक्टर निकल के ये आ रहे हैं हमारे 115। ठीक है, तो इसमें माइनस का साइन है, दोनों तरफ माइनस आएगा तो माइनस 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 प्लस हो गया, 115 आ रहा है। अब इसमें हमने 4x कॉमन ले लिया, इसमें हमने 15 कॉमन ले लिया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25।
5, 25 आएगी। टाइम टेकन बाय स्मॉलर बाय 25, लार्जर पाइप 10 घंटे कम ले रहा है तो वो 15 आवर हो गया। आंसर हमारा इसमें ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम एपी में, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है किस पे बेस्ड, एपी पे। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये बहुत ध्यान देखने की बात है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म कह रहा है, लास्ट टर्म पीछे से निकालनी है हमें ये वैल्यू, ठीक है। 20th, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से हमें निकालनी है 20वीं टर्म इस एपी की, जो गिवन है एपी उसकी 20वीं टर्म निकालनी है पीछे की तरफ से। 3, 8, 13, .253. We can write the given AP in reversing order as, रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख लो। तो हमारा ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, 5, 5, 5 से इंक्रीज हो रहा है, यानी ये घटेगा भी यहाँ पर किससे, यहाँ से ये बढ़ रहा है तो यहाँ से इधर कोई क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये घटता हुआ यहाँ से कितना 5 घटा दो इसमें 248, इसमें घटा दो 5 243, और ऐसा हमने रिवर्सिंग ऑर्डर में कर दिया, उल्टा लिख दिया एक तरीके से हमने इसको। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन गई 253, ठीक है। जब भी हमें लास्ट टर्म से निकाले तो उस ऑर्डर को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब ये पीछे से हम अपनी एपी देख रहे हैं, एपी कितनी आ गई 253, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे यहाँ से A2 माइनस A1 कितना आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना डी का, A2 माइनस A1, अब कितना हो गया -5, एन कितना है 20th टर्म, कौन सी निकालनी है हमें 20th टर्म निकालनी है, यानी A20 निकालना है। जैसे हम कहते हैं ना 90th टर्म कहते हैं ना A प्लस में n-1 D, तो हमें कौन सी निकालनी है 20th निकालनी है, यानी A प्लस में 19 D, A20th निकालनी है तो A प्लस में 19 D, A की वैल्यू भी पुट करी, D की भी वैल्यू पुट करी और हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 158, यानी हमारी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158, क्या है वो हमारी 158 है। इसी में मैंने और करके ऐड कर लिया है क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17, ये कौन सी टर्म पे, कौन सी n की वैल्यू पे, कौन सी nth टर्म पे ये दोनों APs आपस में इक्वल होंगी। तो हमें दो AP क्या है 63, 65, 67 वाली सीरीज है, एक 3, 10, 17 वाली सीरीज है। तो फर्स्ट AP है 63, 65, 67 ... तो A1 कितना आ गया 63, A2 कितना आ गया 65, फर्स्ट AP है हमारी। तो D कितना आ गया A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 कितना आ गया 2, D हमारा कितना आ गया 2, AN कितना आ गया A प्लस n-1 D, AN 63 प्लस में n-1 2, 63 प्लस 2n-2 61 प्लस में 2n, इक्वेशन फर्स्ट। टेकिंग सेकंड AP, सेकंड AP क्या है 3, 10, 17, ... फर्स्ट टर्म A1 ले लिया हमने 3, A2 ले लिया 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, AN कितना हो गया A प्लस में n-1 D, AN इक्वल्स टू में 3 प्लस में n-1 और ब्रैकेट में आ गया 7, 3 प्लस में 7n-7। अब हमें बताना है कि ये दोनों AP कौन सी टर्म में इक्वल होगा, यानी ये nth टर्म है, ये इसकी nth टर्म है, ये फर्स्ट AP की nth टर्म है, ये सेकंड AP की nth टर्म है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल है, ये दोनों इन दोनों की nth टर्म आपस में इक्वल है। तो किस n की वैल्यू पे इक्वल है, तो यानी ये दोनों हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, इक्वल रख दिया हमने। अब यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल जाएगी, यानी हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी 30th टर्म पे ये बोथ ऑफ दीज आर APs आर इक्वल टू ईच अदर, यानी ये 30th टर्म पे आपस में क्या है, ये एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगी 30th टर्म पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर डन हुआ। नाउ हम क्वेश्चन अब नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्या लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दे रखी है इसकी, लास्ट टर्म भी दे रखी है, ठीक है, AN भी दे रखा है और A1 दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कितनी है आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स, यानी हमारा कितना n निकालना है हमें, एंड व्हाट आर देयर
व्हाट इज देयर सम, और उन n टर्म्स का सम कितना है, यानी हमें वो n निकालना है। ए एन तो दे रखा है हमें, लास्ट टर्म यानी ए एन, ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज क्या चलती है A1, A2, A3 और लास्ट में क्या जाता है, ये लास्ट में AN जाता है, यानी लास्ट टर्म क्या है हमारी AN, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हमारे ये दे रखा है लास्ट टर्म, तो ये NN है या AN है या SN है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। तो हमें इसमें बोल रखा है कि लास्ट टर्म है, तो ये A1, A2, A3 ऐसे करके जाता है, तो ये लास्ट में क्या होगा, AN ही तो होगा लास्ट टर्म में, ठीक है। तो मगर ये n है क्या, ये स्टॉप कहाँ पर हो रहा है ये नहीं पता हमें, स्टार्ट तो पता है 1 2 3 ऐसे करके चल रहा होगा, मगर ये n लिख रखा है, खाली लास्ट टर्म लिखी है। अब लास्ट टर्म वो किस टर्म पे है ये हमें पता नहीं है, तो वही हमें टर्म निकालने हैं, यानी ये कहाँ पर खत्म हो रही है, कितनी टर्म्स जा रही है हमारी ये, ठीक है। ए एन दे रखा है 350, डी कितना है 9, ठीक है। ए प्लस में n-1, डी इज टू में 350, तो ए आ गया 17, n-1 9, 350, अब 17 इधर गया, इससे माइनस होके 3 3 3 बचा, 9 इसको डिवाइड करेगा तो 37 आ गया। अब ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 38। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आज क्या पूछा एन, यानी लास्ट टर्म क्या है ये, यानी A38 जो है हमारा 350 है। अब इनका सम भी निकालना है, यानी इन्हीं 38 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला पता है क्या है, एस एन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 d। अब क्या है n कितना है 38, पुट कर दो जो वैल्यू, अब तो तुम्हें सारी वैल्यू पता है, हमारे पास सारी वैल्यू है, इस पे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया 6973 इज आवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ Q 0,1 is equidistant from P 5,-3 and R x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। गिवन है हमारा Q क्या है, इक्विडिस्टेंस है P से और R से, इक्विडिस्टेंस है यानी QP और QR का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, हमें जनरल एक हमें पता है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो QP यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसी QR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो स्क्वायर हमारा अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर इक्वल्स टू में 16 आ गया। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। इफ x इक्वल्स टू में 4, अब हमारे दो केस बन रहे हैं, x की वैल्यू एक 4 से और x की वैल्यू माइनस 4 से, तो हम केस हम यहाँ पर ले लेंगे, अगर x की वैल्यू हमारी 4 है तो r क्या हो जाएगा 4 and 6, तो QR हम सेम ऐसे फाइंड करना है, इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब मैं इतना तो कॉमन सेंस आपको समझ रही हूँ कि आपका अगर 11 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है तो आपको इतनी सॉल्व करनी वैल्यू आती होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट 16 प्लस 25 अंडर रूट 41, PR की वैल्यू आ गई, PR भी निकल गया ऐसी, ठीक है। अगर हम केस सेकंड लेंगे, x की वैल्यू क्या ले ली -4 ले ली, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे r के -4, 6, तो QR भी आ गया और PR भी हमारा फाइंड हो जाएगा सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इतना डीपली मैं नहीं बता रही क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं एग्जाम के, अब एग्जाम के 2 ही दिन बचे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, इतने साल पूरा साल आपने ये पढ़ा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
5 minus 6 and -1 -4 आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, रेशो फाइंड करना है हमें, इसमें किसका रेशो फाइंड करना है, इन विच y एक्सिस डिवाइड कर रही है इस लाइन को। एक लाइन है हमारी, ठीक है, एक लाइन है हमारी कि क्या क्या लाइन है हमारी, ये लाइन हमने बनाई नहीं है, यहाँ पर बनाते हैं हम। उसके कोऑर्डिनेट है 5 and -6, A and B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 and -1। और ये क्या लाइन है, ये y एक्सिस पे है, ठीक है, और इसको कोई पॉइंट कट कर रहा है कि ठीक है, तो वो रेशो फाइंड करना है हमें इन विच y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो यानी वो कोऑर्डिनेट क्या निकल गए हमारे y एक्सिस के, वो ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, ये होंगे y एक्सिस के, यानी हमारा इसमें क्या होगा, x 0 होगा और y भी कोई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, y एक्सिस पे है तो कोई y की वैल्यू होगी वो, तो x कितना हो गया, 0 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमने किस रेशो में मान लिया, लेट द रेशो बी k/1 में। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड a एंड b इन द रेशो ऑफ k/1। तो क्या हो जाएगा, kx2 + x1 डिवाइडेड बाय k+1, ky2 + y1 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, तो ये सॉल्व किया, x2 की वैल्यू कितनी है, -1, x1 की वैल्यू कितनी है 5, k+1, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू कितनी है -6, k+1। अब ये y एक्सिस डिवाइड कर रही है, वही x 0 है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 0 है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे किसके निकले हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस के पॉइंट के निकले हैं, तो ये वाला क्या है हमारा 0, यानी ये इसकी वैल्यू के बराबर किसके कर दिया हमने, 0 के कर दिया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो, 5/1। कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी ये वाले कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, कोऑर्डिनेट हम यानी हमारे फाइंड हो जाएंगे अगर हमें k की वैल्यू पता होगी, k की वैल्यू हमारी 5 आ गई, अब यहाँ 5 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। इसी में मैंने बनाया है और करके एक क्वेश्चन और, इफ a and b आर -2, -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equals to में 3/7 AB and P lies on the segment AB। ठीक है, AP किस पे लाइन कर रहा है, AB पे, यानी हम एक लाइन बनाई AB, P इन पे कहीं लाई कर रहा है, वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, AP equals to में 3/7 AB। ठीक है, AB, AB की वैल्यू कैसे निकली हमारी, AP इक्वल्स टू में 3/7, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस में PB। ठीक है, ये 7 इधर गया तो 7AP, और ये कितना हो जाएगा 3AP प्लस में 3PB। 7AP में से 3AP इधर आगे ये माइनस हो जाएगा तो 4AP बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 3PB, यानी ये कितना रेशो हो गया, AP/PB कितना हो गया 3/4। तो ये रेशो कैसा आया हमारा, ऐसे 3/4 कैसा आया, ऐसे आया, इससे सॉल्व हो गया। ये भी हमें दिखाना है, यहाँ मैंने अभी सॉल्व नहीं किया था तो अब मैंने लिख दिया है, ये ऐसे करके ये भी करके दिखाना है इसमें, तो 3/4 आ गया। ठीक है, अब वही सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, तो क्या हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + x2 m2 m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। सारी वैल्यू हम पे है, m1 भी है, m2 भी है, ठीक है, x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है। ऐसे करके तुम अगर थोड़ा सा हल्का रफली भी लिख लोगे तो तुम इजीली फटाफट कोई मिस्टेक नहीं करोगे और फटाफट वैल्यू पुट करोगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया हमारा ये। ठीक है, फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस फॉर्मूले पता है, फॉर्मूला हल्का सा भी मिस हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत, चाहे वो तुम्हें क्वेश्चन पूरा क्लियर समझ में आ रहा हो। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a 2,3, b 4, एंड c 6, -3 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर हैं ये पॉइंट्स, कॉलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तीनों पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, a b c, एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या कहते हैं, अगर कॉलिनियर है वो तो वो क्या करते हैं, उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस x2, ब्रैकेट में इक्वल्स टू में 0, ठीक है। 123, 231, 312, ऐसे करके याद भी कर सकते हैं इसे। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ तो देखो कैसे हमारा लिखा ही है x1 x2 x3, और बस ये याद करना y2 माइनस y3, 1 2 3, और इसको माइनस याद करना है 2 3 1, और ये वाला ऐसे माइनस करना है कि 3 1 2, ठीक है। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर तुम ऐसे लिख दोगे तो ये तुम्हें इजी पड़ जाएगा इसको वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है, और मिस्टेक भी कम होगी। तो हम सारी वैल्यू लिख दी, इसमें पुट कर दी, और हम अपना b डिवाइड में 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 से, तो 0 ही हो जाएगा। 2k + 3 और 4 -6 + 6 3 - k इक्वल्स टू में 0। ये सॉल्व किया, k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्टार्ट हो गई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP हमें 7 दे रखा है, OQ माइनस PQ हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q एंड साइन Q की वैल्यू फाइंड करो। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, हम OPQ बनाएंगे, राइट एंगल किस पे है, P पे है, तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री पे क्या करना पड़ेगा, P, ठीक है। अब O यहाँ रखो, Q यहाँ रखो, कुछ भी कर लो, OPQ कर लो या OQPO कर लो, अगर ये गिवन है फिगर तो ठीक है, नहीं गिवन तो जैसे मर्जी बनाना है इसको, ठीक है। फिर अब करेंगे इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू में H स्क्वायर। P कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है PQ, बेस कितना है OP, हाइपोटेन्यूस कितना है OQ का स्क्वायर, ठीक है। OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर इक्वल्स टू में OQ की वैल्यू कितनी है, OQ हमें गिवन था, ये PQ इधर जाके हमें गिवन है क्या, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू में 1, PQ उधर गया तो ये हो गया। OQ की जगह हम लिख सकते हैं 1 + PQ, है ना, क्योंकि हमें क्या है गिवन है। स्क्वायर कर दिया, PQ का स्क्वायर OQ का OP का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 A + B का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दो, हमने क्या लगाया है A + B का होल स्क्वायर लगाया है, वो क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB, हमने यहाँ पर वो लगाया है। PQ से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा OP स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 + 2PQ। अब OP की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 7, 1 प्लस में 2PQ, 7 49, 1 उधर जाके 48, 2 से डिवाइड हो गया 24, PQ आ गई तो OQ निकल जाएगा, PQ निकल गया तो OQ निकल गया, ठीक है। PQ भी निकल गया, और OP हमें 7 गिवन है, सारी वैल्यू हम पे है, ठीक है, सारी वैल्यू हम पे अब है। अब हमें क्या निकालना है, साइन Q। अगर हम ये चीज़ ले रहे हैं साइन Q, जो चीज़ जहाँ फाइंड करिए तो यानी ये हमारा बेस बन जाएगा, और अदर चीज़ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर मत लेना, देखना कि हमें यहाँ पर थीटा जो है वो हमें पूछा क्या है, Q लिया है तो ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर O लिया होता तो ये हमारा बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। साइन Q बोल रखा है, तो साइन Q का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है PO, और हाइपोटेन्यूस क्या है OQ, 7/25 cos Q पूछे तो बेस कितना है PQ डिवाइडेड बाय OQ 24/25। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें हमने ही और करके एक और क्वेश्चन बना रखा है, क्या है इसमें, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 चेक वेदर
ये चेक करो कि ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो पूछा है डाटा पहले वो फाइंड करके उसे पुट करके देखेंगे, फिर राइट हैंड का जो डाटा पूल रखा है उसको वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड है या नहीं। गिवन दैट 3 cot a इक्वल्स टू में 4, तो cot a की वैल्यू कितनी हो गई 4 अपॉन में 3। ठीक है, 4 अपॉन में 3 आ गया। कॉट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी हमें क्या दे रखा है बेस भी दे रखा है, हमने क्या ले लिया ए बी सी ले लिया। अब कॉट ए बोला, कॉट ए तो मैंने बोला ना जो बोल रखा है वही क्या होगा बेस होगा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 4 अपॉन में 3। अब यही हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल देंगे, ए सी की वैल्यू निकाल देंगे, वो हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमें tan a बोला है उसकी वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी tan a परपेंडिकुलर 3 अपॉन में 4। अब cos a बोला है तो 4 अपॉन में हाइपोटेनियस 5, sin a बोला है तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन में 5। ठीक है, अब इस पे हमने वैल्यू पुट कर दी tan a की, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, हमारा आ गया 7 अपॉन में 25। इसकी भी वैल्यू RHS हमने रखा, ये हमने सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 25। LHS बराबर है RHS, तो ये हमारा क्या हो गया हैंस, मतलब कि हमारा हाँ LHS बराबर RHS है। हैंस प्रूफ तो नहीं कहेंगे इसे हम, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए नहीं कहा था, बोला था चेक करो हाँ ये इसके बराबर है या नहीं है तो लिख दो, है नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वेट हो रही हैं, तो यानी LHS बराबर RHS है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ये हमें दे रखी है, तो साइन की वैल्यू 1 अपॉन में 2 कहाँ पर होती है साइन 30 में होती है, तो हम लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इक्वल्स टू में साइन 30। कॉस की वैल्यू 1 अपॉन में 2 कहाँ होती है 60 पे होती है, तो कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू में लिख सकते हैं कॉस 60। ठीक है, तो साइन से साइन समझ लो कैंसिल आउट हुआ, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई 30, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 60। अब हम ऐसे ही इक्वेशन जैसे हमने 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में देखी है कैसे इक्वेशन सॉल्व होती हैं, उस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारी a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब इसी में हमने और करके एक क्वेश्चन और बनाया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा तुम्हें वैल्यू हमें सब चीज़ की पता होनी चाहिए, कॉस की भी, टैन की भी, कॉट की भी, सेक की भी, कोसेक की भी, सब वैल्यू लर्न होनी चाहिए, चाहे वो तुम ट्रिक से याद करो चाहे तुम रट्टा मार के याद करो, मगर याद तुम्हें करनी है ये वैल्यू, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, शॉर्ट है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, tan 45 1 माइनस 2 अपॉन में √3, ऐसी करके इसकी भी हमने वैल्यू पुट करी। सेक 30 कितना होता है 2 अपॉन में √3, कॉस 60 कितना होता है 1 अपॉन में 2, कॉट कितना होता है प्लस में 1। ठीक है, और इसका एलसीएम लिया ऊपर वाले का, नीचे वाले का भी एलसीएम लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लेके ये सॉल्व किया। ठीक है, हो गया √3 प्लस 2 √3 माइनस 4, 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, ये हो गया 3 √3 माइनस 4, ये हो गया 4 प्लस 3 √3। अब ये क्या करेंगे हम इसको एक जैसा लिख लेंगे, मतलब जो जैसा है वैसे सिमिलर उसके नीचे लिखेंगे 3 √3 माइनस 4, 3 √3 प्लस 4, इसका हम रेसिप्रोकल करके करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे करके, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो गया ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो हमने ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ हम क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रूव दैट tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन भी श्योर है जरूर आते ही आते हैं ये क्वेश्चन, और बुक से ही आते हैं ये क्वेश्चन, तो बुक की जिसने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं
तो एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही इसमें से। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो लिखे हैं इसमें, और एक तरीका बस मैंने समझाने के लिए भी बनाया है ये क्वेश्चन कि किस तरीके से तुम्हें ये सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको कुछ इसमें से अगर डाउट होता है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, कि कोई सा भी अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछना हो मुझसे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा, प्लस में कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। हमें हमेशा मोस्टली हर केसेस में ज़्यादातर हम इसे स्मॉलेस्ट उसमें ब्रेक करते हैं। तो स्मॉलेस्ट में हम किस में, वैसे तो tan थीटा को 1 अपॉन में कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, मगर वो नहीं लिखना हमें स्मॉलेस्ट में यानी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और कॉट थीटा को किस में कर सकते हैं, कॉस अपॉन में साइन थीटा। वही किया हमने, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉट है कॉस अपॉन में साइन, tan है हमने एलसीएम लिया। ऊपर वाला तो सेम लिखा हुआ है, जैसे ऊपर लिखा है वही है। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ हमने भी एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर डिवाइड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। सेम यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, तो कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखो साइन और कॉस है, ये है कॉस और साइन। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी ए ही बन जाएगा। हमने इसमें से माइनस हटाया, बाहर लिया, तो ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ नीचे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो गया, देखो ये क्या है। अब इस वाली टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा साइन थीटा बचेगा। इस साइन थीटा जो बचा है वो हम क्या करते हैं, एलसीएम में ऊपर वाले से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन क्यूब थीटा। और इस तरीके से यहाँ भी हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा कॉस थीटा बन जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखना है, ये भी, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, 1 बन गया, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम दोनों की तरफ अलग अलग ले लेंगे, इसके संग भी ले लेंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों का। हम इनको ब्रेक करके लिख लेंगे, ब्रेक करके लिखा तो ये इसका भी हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा, एक प्लस में 1 क्या होता है, 1 अपॉन में साइन कोसेक, 1 अपॉन में कॉस सेक, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। इसमें ही मैंने और करके एक और क्वेश्चन बनाया है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब इसमें मैंने जैसे बताया था कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट उसमें ब्रेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो इसको कोसेक को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में साइन, सेक को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस, ठीक है। 1 अपॉन में साइन माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन में कॉस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। ये बन गया, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल्स में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक दो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ गया, एक तो कैंसिल हो गया तो एक साइन थीटा बचा, एक ऐसे ये स्क्वायर है इससे कैंसिल हो गया तो एक बचा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया स्मॉलेस्ट उसमें ब्रेक हो गया। इससे ज़्यादा हम इसमें आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। जब हमें लगे कि इससे आगे हम कुछ और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो हमने राइट हैंड साइड भी पकड़ लेनी चाहिए, उसको भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड भी हमने ले ली, 1 डिवाइड बाय tan थीटा प्लस में कॉट थीटा
tan और cot को हम कन्वर्ट कर लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट में, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में sin थीटा। एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लिया तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ऊपर क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी हमारा क्या आया था साइन थीटा कॉस थीटा, तो यानी LHS बराबर है हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, a man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with an uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, ये हमें कह रहा है क्या, एक सीधा हाईवे है, उसमें से क्या कर रहा है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, एक हमारा हाईवे है सीधा जो किसी तरफ जा रहा है, टावर, उसके एक टावर है ये इसके फुट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैन स्टैंडिंग, इस टावर के ऊपर एक मैन है, उस वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ से एक कार मूव होती हुई इस फुट ऑफ द टावर के उधर आती जा रही है नज़दीक, तो यहाँ से एक आदमी इसको देख रहा है, इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है वो, पहले 30 डिग्री, बाद में कितना बना रहा है 60। देखो कंफ्यूज मत होना कि ये 60 है या ये 30 है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी 90 के करीब जाता जा रहा है, तो क्या हो रहा होगी, वैल्यू बढ़ रही होगी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 30 हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट, और इसको टाइम कितना लगा इस फुट के पास आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए इसको टाइम कितना लगा। ठीक है, इन ABC के अंदर tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AB अपॉन में BC, tan 60 कितना है tan थीटा ABC के अंदर, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, AB अपॉन में BC, AB की वैल्यू कितनी आ गई √3 BC। और इक्वेशन फर्स्ट ABD D 30, थीटा कितना हो गया 30, AB अपॉन में BD। ठीक है, और ये 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन में √3 BD, और ये कितना हो गया इक्वल्स टू में AB। ठीक है, ये भी AB इक्वेट हो जाएंगे, यानी आपस में AB बराबर ही हैं, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, √3 उधर जाके 3 तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर कितना बचा 3 BC बराबर है BD। ठीक है, 3 BC, अब BD कितना है BC प्लस में CD, तो लिख दिया हमने ब्रेक करके, इसमें से इसको माइनस किया, 2 BC इसको CD, BC की वैल्यू होगी CD अपॉन में 2, CD अपॉन में 2, यानी कितना है BC का डिस्टेंस CD के हाफ है, डिस्टेंस ऑफ BC इज द हाफ ऑफ CD, जब डिस्टेंस इसका हाफ है तो टाइम टेकन भी कितना होगा आधा होगा, टाइम भी क्या होगा उसका आधा होगा। अब उसको कितना लग रहा था 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लग रहे थे उसको यहाँ से यहाँ आने में, तो क्या हो जाएगा कितना लग रहा था, तो टाइम टेकन भी क्या हो जाएगा उससे, यहाँ से इसको यहाँ आने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में उसका क्या हो, उसका आधा हो जा रहा है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा यानी 3 सेकेंड। टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल डिस्टेंस CD 6 सेकेंड, और तो जितना ये डिस्टेंस जब इसका आधा है तो टाइम भी कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, जितना जैसे कि तुम्हें कहीं जाना है वो तुम्हारा डिस्टेंस है, ठीक है 10, अगर तुम 5 घंटे में जाते हो, ठीक है, या 4 घंटे में जाते हो, मान लो 10 किलोमीटर, तुम्हारा टाइम डिस्टेंस घटा दिया, 5 किलोमीटर जाना है तो कितना लगेगा अब तुम्हें 2 घंटे लगेंगे, टाइम भी घट गया तुम्हारा। ठीक है, उतना ही जैसा डिस्टेंस घटा तो वैसे ही टाइम भी घट गया। ठीक है, टाइम उसको 6 सेकेंड लग रहा था, अब सी से बी पे जाने पे कितना उसका आधा लगेगा, तो 6 का आधा कितना हो गया टाइम 3 सेकेंड के अंदर वो वहाँ पहुँच जाएगा। इसी में मैंने और करके क्वेश्चन और बनाया है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. ठीक है, एक 8 मीटर की स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप एंड बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है एक टॉल बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, और
एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से, किसके टॉप और बॉटम पे, एक बिल्डिंग के, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, ठीक है। कितना बना रही है ये, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसके टॉप पे बना रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और इसके बॉटम पे बना रही है 45। तो हम देखेंगे PAC के अंदर tan 45 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, PC अपॉन में AC, तो 1 इक्वल्स टू में PC अपॉन में AC उधर गया, PC बराबर है यानी AC। इस तरीके से ही हम ट्रायंगल किसके अंदर देखेंगे, PBD के अंदर। पूरा पूरा ट्रायंगल देखना है, पूरा ट्रायंगल देखना है, ये तो इनकम्प्लीट है। 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। जो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा वही पूरा ट्रायंगल लेना है ऐसे, ठीक है। और ये वाला देख के अब PBD के अंदर, PBD tan 30 कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन में √3, ठीक है। PD अपॉन में BD हो गया, PD अपॉन में BD, ठीक है। BD बराबर है AC, जो BD है वही AC है, तो BD की जगह हम AC लिख सकते हैं, 1 अपॉन में √3, इसको में PD अपॉन में AC की वैल्यू कितनी आ गई, √3 PD। फ्रॉम इक्वेशन, ये हमने क्या कर दिया, सॉरी इक्वेशन इसका नाम क्या ले लिया, सेकंड, ठीक है। ये भी AC है, ये भी AC है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है यानी। तो यानी फ्रॉम AC की वैल्यू ये तो समझ लो पुट कर दो, या इसमें इससे पुट कर दी तो क्या आ जाएगी, ये आ गई। अब PD की वैल्यू हम इसको इधर ले गए, सॉल्व किया, ये हो गया। अब यहाँ हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये वैल्यू सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद PD की वैल्यू कितनी आ गई, 4√3 + 1 मीटर। मैं इतना ये सॉल्व करके इतना डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि अब 2 ही दिन एग्जाम के रह गए हैं। पूरे साल आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि आप इसको इतना सॉल्व कर सकें। तो अभी ये जल्दी जल्दी फटाफट में मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये कैसे कैसे ये आप सॉल्व करके देखना खुद से कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि खुद से भी प्रैक्टिस करनी है इसकी 1-2 बार, तब जाके तुमको ये बिल्कुल कम्प्लीटली समझ में आएगी वीडियो। द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जब हमारा PD निकल गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, ये पूरी है, तो PD प्लस में DC, और DC हमें पता है हमारा 8 है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, PD जब निकल गया, DC कितना 8 है, दोनों को ऐड कर दिया, 4√3 + 1 + में 8, ठीक है। ब्रैकेट खोला, 4√3 + में 4 + में 8, और ये वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। और डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों बिल्डिंग के बीच में, AC, BD या AC, और AC क्या था हमारा, PD प्लस में 8, या PD + 8 कर लो, या AC ये भी है, जो मर्जी लो तुम, ये ले लो या ये ले लो। PD क्योंकि हमारा निकल ही चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने ये ले लिया यहाँ पर 3 PD फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और PD हमारा सॉल्व हो गया, और कितना आ गया 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आए हम। 2 टेंजेंट TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from the external point T. Prove that angle PTQ is equals to में 2 एंगल OPQ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन ट्रायंगल TPQ, ठीक है, इन ट्रायंगल TPQ, TP बराबर है TQ, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, हमारी थ्योरम है ये। तो जब ये इसके बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर ही हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया PTQ TPQ, और हमारा ये किसके TQP बराबर है किसके, TPQ के। ये हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 2 TPQ हो गए, ये इधर जाके माइनस में हो गया, 2 TPQ इधर मल्टीप्लाई में, इधर ये डिवाइड में चला गया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस हाफ PTQ। TPQ इक्वल्स टू में TQP इक्वल्स टू में 90 माइनस हाफ एंगल PTQ। इक्वेशन सेकंड ले ली, ठीक है। अब हमारा
ओ पी टी जो है वो किसका सम है, टी पी क्यू का और ओ पी क्यू का। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि हाँ ये दोनों एंगल का सम है। तो ओ पी टी कितना है यहाँ पर 90, क्या बनाता है ओ पी टी। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस सर्कल पे जहाँ टच करते हैं वहाँ पर क्या बनाते हैं हमारे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, टी पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारी, ऊपर से अभी हमने जो लिखी है वही लिख दी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, प्लस में ओ पी क्यू, ये 90 इधर गया तो आप ये माइनस हो गया, ये इधर भी गया, ये प्लस हो गया, इक्वल्स टू में ओ पी क्यू, 90 से 90 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया हाफ पी टी क्यू इक्वल्स टू में एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया हमारा हैंस प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी आने के चांसेस रहते हैं और डिफ़िकल्ट भी बच्चों को थोड़ा सा लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें रखा है। ठीक है, और करके मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है क्योंकि चैप्टर 10 में से हैं 4-5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वो सारे ही लिख दिए इनमें वैसे इसमें, तो वो आप देख लेना, इनको करना ज़रूर। पी क्यू इज़ अ कोड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट ऑफ अ एट अ पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी। ठीक है, एक सर्कल है, पी क्यू हो गया उसका कॉर्ड, ठीक है, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 5। ठीक है, टेंजेंट एट पी एंड क्यू फ्रॉम टी, टी से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए, फाइंड टी पी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारा क्या है, टी ओ गिवन दैट परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू पे है, तो पी क्यू है 8, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर आर क्यू क्या हो गया, हाफ हो जाएगा किसका, पी क्यू का। ठीक है, तो ये कितना हो गया पी आर 4 और आर क्यू भी कितना हो गया 4 इन ट्रायंगल ओ पी आर ठीक है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, पी आर हो गया 4, ओ आर का स्क्वायर प्लस 5 का, ओ आर की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट टी पी इज एक्स, हमने मान लिया कि टी पी कितना एक्स है और टी आर है हमारा वाई। अब टी पी आर के अंदर करेंगे हम सेम प्रोसेस, क्या पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे हमने अभी ऊपर किया, टी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स वाई प्लस में 4 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे टी पी ओ के अंदर, यहाँ भी हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाता है टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री। ठीक है, टी ओ का स्क्वायर बराबर है ओ पी का स्क्वायर प्लस में टी पी का स्क्वायर। ठीक है, सबकी वैल्यू हमने पुट करी। ठीक है, टी ओ कितना है हमारा वाई टी आर प्लस में ओ आर हमारा ऊपर निकला था 3। ठीक है, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ओ पी कितना हमारा 5 का स्क्वायर, टी पी कितना है एक्स का स्क्वायर, वाई प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, इक्वेशन मान ली हमने सेकेंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम उसको दोनों को ऐड करेंगे, यानी लेफ्ट के संग ऐड, राइट के संग ऐड। ठीक है, ये हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, आपस में ऐड करके a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, अब देखा हमारा जो कैंसिल हो रहा था वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, हमारा क्या बचा, यही बचा 6y इक्वल्स टू में 9 को हम उधर ले गए, तो ये हो गया इन दोनों का सम 41 माइनस 9 32 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया y की वैल्यू 16 अपॉन में 3। अब हम किसी में भी वैल्यू पुट कर लो ताकि हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाए। x की वैल्यू फाइंड हो गई 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, यानी टी पी ही हमारा x है और x की वैल्यू है 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हम करते हैं, एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash and y dash at B। ठीक है, prove that AO B 90 डिग्री। ठीक है, XY
एंड एक्स डैश एंड वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, दोनों पैरेलल टेंजेंट है सर्कल विद सेंटर ओ के। अनदर टेंजेंट ए बी जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए पे और बी पे, और ओ सर्कल को सेंटर ओ वाले सर्कल को किस पे, सी पे। ठीक है, अब हमें बताना है ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, ज्वाइन करेंगे ओ सी को हम कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों एंगल्स हम सीपीसीटी के थ्रू क्या कर दें, हम आपस में इक्वल कर दें। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये हो गया रेडियस रेडियस, ये हो गया कॉमन। ठीक है, और क्या कहते हैं हमारे, क्या हो गए ये लेंथ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ट्रिपल एस साइड 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 से ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो ओ ए कॉमन, ठीक है, ओ सी रेडियस, ठीक है, पी एन ए सी क्या हो गया, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारा हो गया एस 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 साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमारा क्या कह देंगे हम, पी ओ ए ओ सी आपस में इक्वल है सीपीसीटी से। सिमिलरली हम ओ क्यू बी और ओ सी बी को भी प्रूफ कर देंगे, सेम ही है, कॉमन कॉमन, रेडियस रेडियस, और ये हो गए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल हो गए, तो ये एंगल बराबर ये हो गया सीपीसीटी से। ठीक है, तो हमारा ये सिमिलरली मैंने लिख दिया यहाँ क्यू ओ बी ओ सी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो पी ओ ए ओ सी ओ बी ओ क्यू आपस में इन सब का सम कितना हो गया, 180 स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब सी हमें ए ओ बी निकालना है। ठीक है, तो पी ओ क्यू भी हम क्या लिख सकते हैं, सी पी ओ ए को क्या लिख सकते हैं, सी ओ ए, क्योंकि सी ओ ए और पी ओ ए आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, पी ओ ए एंड सी ओ ए आपस में इक्वल है। ठीक है, टू, और ऐसी तरीके से बी ओ क्यू को कह सकते हैं, सी ओ बी कह सकते हैं। अंदर के लेंगे, अंदर के एंगल लेंगे हम, ताकि हमारा ए ओ बी बन जाए। ठीक है, तो 2 सी ओ ए प्लस में 2 सी ओ बी इक्वल्स टू में 180, और ये सी ओ ए प्लस सी ओ बी 2 डिवाइड होके 90 हो गया, 90 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो गया, ए ओ बी इक्वल्स टू में 90। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कल के मेरे को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने लिख दिए इसमें। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने करा दिया, बट ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सम circle to a circle of radius 4 cm such that the segment ABD DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm 6 cm respectively. Find the sides of AB and BC। एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, अपने अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, रेडियस 4, उसका रेडियस कितना है, 4 है। ठीक है, सच दैट डी सी इन विच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी, ठीक है, ऑफ लेंथ ये 8 से ये 6 से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड दी, हमें ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी we know that the length of any two tangent drawn from the same point are equal। ठीक है, तो हमें पता है सेम पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे टू टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी सी एफ बराबर सी डी, ए एफ बराबर ए ई, बी डी बराबर बी ई। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो गए, यानी ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8, ये x है तो ये भी x। ठीक है, ये पूरा यही हो गया। तो पूरा ए बी कितना हो गया, x प्लस में 8, और ये कितना हो गया, x प्लस में 6, और ये कितना हो 6 प्लस 8 14। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, इन तीनों ट्रायंगल की साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को कैसे लिख दिया हमने, s। ठीक है, तो ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए बी बी सी सबकी वैल्यू दे रखी है, उनको लिख लिया। s बराबर कितना आ गया 14 प्लस में x, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है,
एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट में, ठीक है। अब सारी वैल्यू एस की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो, ठीक है। ए बी सी वही है, ए बी सी यही है, ए बी सी, ठीक है। ये हो गया सी, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी सारी इसमें, आंसर हमारा ये आ गया। सॉल्व किया, 6 8 जा 48, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ए ओ एफ प्लस में सी ओ डी प्लस में डी ओ बी, ठीक है। ट्वाइस कर दिया हम इनका, ठीक है। तो क्या हो गया? सेम यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसका भी निकालेंगे तो यही इसका हाइट होगी, यही इसका बेस होगा, इसकी भी हाइट यही होगी, बेस भी यही होगा, इसीलिए, ठीक है। हाफ ओ एफ ए एफ, ठीक है। हाफ सी डी ओ डी, ठीक है। हाफ डी बी और क्या हो जाएगा? डी बी और ओ डी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करा इसमें? अब इन सब की वैल्यू पुट करके ये कितना आ गया? 2 से ये 2 हाफ कॉमन ले लिया, 1/2 1/2, ठीक है। ओ एफ और कितना हो गया? 4x, ये कितना हो गया? 24, ये कितना हो गया? 32, ठीक है। और ये कितना हो गया? 4x प्लस 56 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे ये भी चाहे ये भी, तो आपस में इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करके देखा हमने, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। ए बी और ए सी हम अपने उसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की, तो हमारा ए बी भी निकल जाएगा और ए सी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुए, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी क्या कहते हैं, आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज अ डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। रेडियस दे रखा है क्वाड्रेंट कितना? 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी ए सी कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या है हमारा? क्वाड्रेंट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर देंगे? ये वाला फाइंड करेंगे। तो ये सेमी सर्कल है, इस पे बीसी पे, इसका ये क्या कर देंगे? ये साइड निकल जाएगा, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस डायमीटर निकलेगा, डायमीटर निकलेगा तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू में बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी कितना आ गया? 14√2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब ये पूरा बी सी क्या है? सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो गया? इसका हाफ हो गया, 7√2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए बी सी, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट, कितना हो गया? हाफ बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है? ए सी, हाइट है ए बी, सब वैल्यू पुट करी, कितना आ गया? ए बी सी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये वाला, ठीक है। क्वाड्रेंट है यानी सर्कल पूरा है, उसका कितना है? 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालना है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 154 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल भी आ गया हमारा, ठीक है। क्वाड्रेंट भी आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। इसमें से क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, एंड हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे? इसमें से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है? ये, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों सब चीजें ऐड हो गई, देखो सेमी सर्कल भी ऐड हो गया, ठीक है, और इस पे जो ट्रायंगल है वो भी ऐड हो गया, ये पूरा ऐड हो गया। अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी ऐड हो गया, ट्रायंगल भी ऐड हो गया, ठीक है। अब इसमें से अगर हम क्वाड्रेंट माइनस कर दें, क्वाड्रेंट क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, तो क्या बचेगा हमारा, यही पोर्शन तो बचेगा खाली, ये, ठीक है। हमारा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा था, इसके ऊपर से ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे क्या बना है, सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने सम कर दिया तो पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमने अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है, ये माइनस कर दिया तो क्या बचा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या बचा, ये वाला पोर्शन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हमारा क्या बचा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। वैसे ये 12 चैप्टर का क्वेश्चन है, 12 चैप्टर में वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं समझ में नहीं पा रही थी कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने लिखूँ मैं अब इसमें, तो इसलिए बुक के ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो आप जितने प्रैक्टिस कर सके बुक से ही अच्छे से प्रैक्टिस करें इसे, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बुक से ही आएगा, ठीक है। बस एक मैंने कंसेप्ट के लिए इसलिए ये क्वेश्चन डाल दिया इसमें, ताकि आपको एक थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता सकूं कि कैसे शेडेड रीजन देखते हैं। और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21वां 21 क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमने क्या कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा ही आता है। एक्स की वैल्यू फाइंड करना, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, मीन मीडियन मोड निकालना, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें एक डाटा दे रखा है, गिवन फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, मीडियन दे रखा है इसका 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें 100 दे रखी है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी 2, इसमें ऐड करते जाएंगे ये 5 + 2 7, 7 + x, 7 में 12 19 + x, और इसमें x 36 + x, ऐसे करके ऐड कर करके हमने एंड में जो एंड वाली वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। यानी जो एंड पे वैल्यू है वही हमारी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 100। यानी 76 + x + y = में 100, 76 + x + y = में 100, x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। इसको क्या मान लिया इक्वेशन, मीडियन कितना दे रखा है, 525, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल, मीडियन हमें कितना दे रखा है, 525, 525 कहाँ आएगा, इस रेंज में आएगा क्लास इंटरवल में। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ कितना हो जाएगा, 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे अब प्रीसीडिंग वाली होती है, प्रीसीडिंग वाली कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 36 प्लस में एच, एच कितना होता है, एच होता है इन दोनों का क्लास इंटरवल का गैप कितना है, अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 600 में से 500 तो 100 बचा। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस में n/2 - CF/f इंटू में h, वही है इसमें भी मीन मीडियन मोड का तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए, ताकि तुम सॉल्व क्वेश्चन कर सको। फिर तो कुछ भी पूछे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हैं तो। मीन मीडियन मोड भी निकालने के लिए पूछ सकता है, और वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके हमें बताओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी हमने ये सॉल्व किया क्वेश्चन, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें माइनस, यहाँ जरूर ब्रैकेट जरूर लगाना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सभी मोस्टली मिस्टेक करते हैं इसमें, ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि तुम ऐसे लिख दोगे तो ये प्लस का साइन ऐसे ही रह जाएगा अगर ब्रैकेट नहीं लगाया। अब ये ब्रैकेट का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये प्लस क्या हो गया, नेक्स्ट में माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब हमारा ये सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। बस यहाँ पर बस यही चीज़ मुझे थोड़ा बतानी थी, बाकी इजी है कैलकुलेशन, कुछ ऐसा है नहीं इसमें बताने के लिए। क्वेश्चन एक्स की वैल्यू आ गई 9, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो वाई की वैल्यू भी आ गई हमारी। इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं इसलिए मैंने मीन मीडियन मोड नहीं कराया, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लेना और मीन मीडियन मोड का फॉर्मूले लर्न कर लेना, इजीली तुम्हारा मीन मीडियन मोड तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कंटेनर ओपन फ्रॉम बॉटम एंड मेड अप अ मेटल सीट
is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 20 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container. If it cost rupees 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें गिवन है. गिवन दैट द अपर रेडियस कितना दे रखा है r 20 सेंटीमीटर एंड लोअर रेडियस हमें दे रखा है कितना, एक सेकेंड, अपर लोअर रेडियस दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर एंड अपर दे रखा है, लोअर दे रखा है 20, अपर दे रखा है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अपर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम, वॉल्यूम ऑफ निकालना है हमें, क्या निकालना है इसमें, मिल्क कंप्लीटली, कितना मिल्क ये कंटेनर रख सकता है, कंप्लीटली फिल हो सकता है इस कंटेनर में. ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/3 पाई एच, वॉल्यूम क्या है आर स्क्वायर प्लस आर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में आर. ठीक है, तो सारी वैल्यू हमें गिवन है ही, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कैलकुलेशन ही है, बस इसमें कैलकुलेशन सॉल्व करके हमने करा. सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. गिवन दैट द रेट ऑफ मिल्क कितना है 20 रुपये है पर लीटर, तो कितना लीटर निकालना है हमें, इतना. वॉल्यूम तो हमारा 209 आ गया. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट. अब इसको बनाना कैसे है, कंटेनर बनाना है, ओपन है फ्रॉम बॉटम, नीचे से खुला हुआ है ये, तो कितना हो गया ये कंटेनर, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस में अपर एरिया. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप. स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी कर्व सरफेस एरिया के लिए, पाई आर एल होता है, पाई आर प्लस कैपिटल आर एल. ठीक है, एल निकाल दिए, स्लैंट हाइट ये भी निकाल दिया हमने, ये आ गया हमारा. तो मेटल शीट इसकी रिक्वायर्ड कितनी हो गई, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया ये. टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी इसको बनाने के लिए, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज़ लगा है, 8 रुपीज़ लगा है, तो 8 की मल्टीप्लाई करके इससे कॉस्ट कितनी आ गई 157. ठीक है, फ्रस्ट्रम से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद हैं, ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है. फॉर्मूले याद है, अगर तुम्हारी से थोड़ी सी थिंकिंग जो है थोड़ी सी ठीक है, क्वेश्चन समझ जाते हो आप क्या पूछा है, क्या कह रहा है इसमें, तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉर्न, उल्टी तरह से कॉर्न रखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉर्न है. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉर्ट. एक कंचे की गोलियां हैं, वो स्फेयर की शेप में है, उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इस वेसल में डाला जाता है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, वो 1/4 वाटर जो है बाहर गिर जाता है, 1/4 वाटर बाहर गिर जाता है. यानी पानी कितना गिर रहा है, जितना ही कंचे का वेट होगा, यानी उन गोलियों का जो वेट है उन्हीं के बराबर है, यानी उसका वॉल्यूम जो जितना पानी बाहर गया उसके वॉल्यूम के बराबर हो गया. ठीक है, रेडियस हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर भी हमें गिवन है, उसको हमने स्मॉल आर में ले लिया, इसको कैपिटल आर में ले लिया. वॉल्यूम ऑफ कॉर्न कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने निकाल लिया, यहाँ पर रख दिया हमने वैल्यू. वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन 1/4, इसका कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4, 1/4. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लीड सॉल्ट कितना है, उन कंचे की स्फीयर है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो कितनी है वो, नंबर ऑफ लीड सॉल्ट इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ लीड सॉल्ट कितनी है, तो बराबर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ जितनी कंचे की गोली है उनका जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना बाहर छलक गया, तो n इंटू में 4/3 पाई, ये वैल्यू जो हमने ऊपर थी सारी हमने यहाँ पर रख ली, यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, n की वैल्यू 100, यानी कितनी है लीड शॉट्स कितने हैं, लीड शॉट्स हैं 100. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो क्या हुई, नेक्स्ट हमारी कंप्लीट हुई आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बताऊंगी.
तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।